हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ले रहे हैं टॉपिक शियर स्ट्रेंथ, जिसमें पहला पॉइंट है शियर स्ट्रेस इन होमोजीनियस सेक्शन। यहाँ पर आप एक ऐसा सेक्शन मान लीजिए, ये क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगुलर है। इस या तो ये प्योर वुडन है, या फिर ये प्योर आयरन का है, या फिर ये प्योर कंक्रीट का है। तो ऐसे सेक्शन होमोजीनियस सेक्शन कहलाते हैं। और जब इस सेक्शन में हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी होती है, यानी इसका शियर डायग्राम बनाना होता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम, तो ये इस प्रकार का बनता है। ये पैराबोलिक शेप में बनता है। सबसे जीरो स्ट्रेस जो है हमारी किनारों पर होती है, और मैक्सिमम स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेस मिडिल पॉइंट पर होती है, यानी न्यूट्रल एक्सिस पर होती है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, और ये पैराबोलिक शेप में घटते हुए किनारे पर जाकर के जीरो हो जाती है। तो ये पैराबोलिक डायग्राम बनता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम। इसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर हम जस्ट रिवीजन के लिए इसको संकेत में दे रहे हैं। तो मिडिल पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको क्यू मैक्स या क्यू मैक्सिमम बोलते हैं। इसका मान जो इसका एवरेज वैल्यू होती है इस स्ट्रेस की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? वही फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहाँ पर इसको हम इस रेक्टेंगल के द्वारा, एक आयताकार आकृति के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ये वैल्यू हमारी क्यू एवरेज है और ये टोटल डेप्थ हो गई। तो इस तरह से ये हमारा V अपॉन बी डी, यहाँ से ये क्यू एवरेज निकल आता है, और क्यू मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो इसका 3/2 गुना होती है। तो ये हमारे बेसिक रिलेशंस हैं, जिनको कि हम जानते हैं पहले तरफ से ही। सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल शियर। हॉरिजॉन्टल शियर के लिए हम यहाँ पर एक ताश की गड्डी का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ताश की गड्डी को सीधा लेकर के उसको बीच में अगर हम इस शेप के अनुसार इसको मोड़ दें, जब हम इसको मोड़ देते हैं तो ये बेंड हो जाने पर हमको इसके किनारे एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए महसूस होते हैं। क्योंकि हम किनारे से गड्डी को अगर पकड़े हुए हैं तो हमें महसूस होता है कि ये गड्डी की ताश के पत्ते जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं। और एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने का जो रीजन है वो यहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर हम किन्हीं दो किनारे वाले ताश के पत्तों का फिगर बना रहे हैं। ये हमारा ऊपर वाला कार्ड जो है इस तरह से बेंड हो रहा है। इस तरह से बेंड होने का मतलब इसमें टेंशन नीचे उत्पन्न हुआ और कंप्रेशन ऊपर उत्पन्न हो रहा है। कंप्रेशन उत्पन्न होने के कारण इसके ऊपर की भुजा की लंबाई कम होने का प्रयास करती है, यानी कम होती है लेंथ इसकी, और नीचे इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो ये बाहर की ओर की इसकी लंबाई लेंथ बढ़ती है। तो ये बाहर को बढ़ना चाहती है टेंशन के कारण। और ये इसका इसी तरह से निचले वाले गड्डी का जो ऊपरी फलक है, ऊपरी फेस है, इसमें कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के कारण ये अंदर की ओर श्रिंक करना चाहती है, और ये ऊपर वाली गड्डी का निचला सिरा जो है ये बाहर की ओर स्लिप करना चाहता है। तो विपरीत दिशा में इनके फिसलन की प्रवृत्ति के कारण ही ये ताश की गड्डी के पत्ते एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, यानी ऊपर वाला पत्ता नीचे वाले पत्ते के सापेक्ष बाहर की ओर स्लिप कर जाता है। तो ये जो स्लिप करने की जो प्रवृत्ति है ये केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब इन पत्तों में क्षैतिज दिशा में कोई बल कार्य करने लगा हो। तो जो ये शियर फोर्स होता है जिसके कारण ये पत्ते एक दूसरे के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लिप करते हैं, इसी बल को ही हम शियर, हॉरिजॉन्टल शियर कहते हैं। यानी जब भी इसमें बेंडिंग उत्पन्न होती है तो इन पत्तों में या इनकी लेयर्स में, वैसे अगर ये कोई एक ही पदार्थ हो तो इसको हम लेयर्स में भी कह सकते हैं। ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो इनकी लेयर्स में रिलेटिव मूवमेंट हो जाता है, और ये रिलेटिव मूवमेंट का कारण हॉरिजॉन्टल शियर ही है। और ये इसके संतुलन जो वर्टिकल शियर उत्पन्न होता है, इसी को बैलेंस करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल शियर डेवलप हो जाता है। तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल शियर है। इसके बाद डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन के केस में हम देखते हैं ये एक सिंपल बीम है। इस बीम में मान लीजिए हमको यहाँ से इनर फेस से सपोर्ट के कुछ दूरी पर एक सेक्शन कंसीडर किया है एक्स एक्स, और इसी सेक्शन पर हमको शियर फोर्स की गणना करनी है। तो जो हमने सेक्शन एक्स एक्स की गणना कर ली, तो इस सेक्शन के ठीक बाईं तरफ एक शियर फोर्स भी इस आलंब की प्रतिक्रिया के कारण, रिएक्शन के कारण अपवार्ड दिशा में कार्य करेगा। तो ये अपवार्ड शियर फोर्स हो गया V। और ये इसके दाहिनी तरफ जो बीम के ऊपर से लोड लगे हुए होंगे, यूडीएल लगा हो या पॉइंट लोड लगा हो, जैसा भी हो,
इनके लोड के कारण बीम का ये सिरा नीचे की ओर जाना चाहेगा, यानी ये डाउनवर्ड शियर फोर्स कार्य करेगा। तो जो सेक्शन एक्स एक्स है, इसके दोनों तरफ दो अलग अलग विपरीत दिशा के शियर फोर्स कार्य करते हैं। इसके बाईं ओर जो है वी शियर फोर्स ऊपर की दिशा में कार्य करता है, इसके दाहिनी ओर वी शियर फोर्स डाउनवर्ड दिशा में कार्य करता है। इन्हीं दोनों के कारण इस तल पर शियर में ये फेलोर की घटना घटती है, यानी ये शियर में फेल हो जाता है। तो ये वर्टिकल शियर हो गया, दो वर्टिकल शियर फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तल पर ही हमारा बीम का सेक्शन फेल कहलाता है। अब यहाँ पर हम डायगोनल शियर की बात करने जा रहे हैं। तो डायगोनल शियर के लिए क्या करते हैं, जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है, इसी सेक्शन पर एक अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल कंसीडर कर लें, और वो पार्टिकल मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में है। यहां पर हमने जो पार्टिकल का फिगर बनाया है वो इनलार्ज करके बनाया हुआ है, इसलिए ये इतना बड़ा है। ये पार्टिकल हमने केवल इसी सेक्शन से लिया है जहां पर ये सेक्शन एक्स एक्स है, अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल है, इसी को इनलार्ज करके यहां पर हमने बना लिया है। यानी इस सेक्शन पर जो एक पार्टिकल लिया है उसके बाईं तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में एक शियर फोर्स लग रहा है, वो ये शियर फोर्स हमने यहां दिखा दिया। इसके दाहिनी तरफ एक शियर फोर्स ये वी लग रहा है, ये हमने यहां पर दर्शा दिया। तो इस पार्टिकल पर ये दो शियर फोर्स कार्य कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में बाएं फलक पर, दाहिने फलक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वी शियर फोर्स हो गया। अब इन दो शियर फोर्स के कारण ये हमारा पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना प्रारंभ कर देगा अगर यही दो केबल लगे हुए हों। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल घूमता नहीं है, ये संतुलन की अवस्था में बने रहते हैं। तो इसको संतुलन में बनाए रखने के लिए इसके फलकों में जो है हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स डेवलप हो जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स है इसके विपरीत नेचर में होगा। ये अगर क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप होगा कि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेजिस्ट करे। इसीलिए ये इस डायरेक्शन में और निचले फलक पर इस डायरेक्शन में उतना ही मात्रा का शियर फोर्स डेवलप हो जाता है। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल शियर और ये हो गया वर्टिकल शियर। यहाँ पर वी ये हॉरिजॉन्टल शियर में है और ये दोनों वर्टिकल शियर। अब इनका जरा रिजल्टेंट देख लें। अगर हम इस बल का और इस बल को का रिजल्टेंट निकालें तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस बल का और इस बल का रिजल्टेंट निकालें वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन इस डायरेक्शन में खींच रहा है और इधर से खींच रहा है। इसका मतलब इस तल पर विचार करने पर हम देखते हैं कि ये आधा भाग इधर को खींच रहा है और आधा भाग इस डायरेक्शन में खींच रहा है। इस खिंचाव के कारण ये इस तल पर ही जो है टेंशन में फेल हो जाता है, तो ये डायगोनल टेंशन कहलाता है। तो इस तल पर जो है डायगोनल टेंशन होगा, यानी खिंचाव की अवस्था में होगा। यहीं पर हम इन्हीं चार बलों में परिणामी जो हमने निकाला था, अब हम इन दो बलों का परिणामी अगर निकालें तो ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा परिणामी इसका। इन दोनों बलों का परिणामी निकालें तो ये इस डायरेक्शन में होगा। चारों बलों के परिणामी हो गए, ये दो में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों बलों के कारण ये रेक्टेंगल जो है हमारा इस डायरेक्शन में कंप्रेस होगा, संपीड़ित होगा। जब ये दबाव आएगा तो इस तल पर जो है संपीड़न उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमारा डायगोनल डायरेक्शन में कंप्रेशन है, इसलिए इसको डायगोनल कंप्रेशन बोलते हैं। ये डायगोनल डायरेक्शन में टेंशन है, इसलिए इसको डायगोनल टेंशन कहते हैं। तो ये डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन के ही, अब इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण ये जो हमारा ये हमारे स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार आकार में जो खंड है पार्टिकल है, ये हमारा इस तरह से बेंड हो जाएगा। यानी इस डायगोनल में हमारा लंबाई कम हो जाएगी और इस डायगोनल में ये लंबाई खिंचाव के कारण बढ़ जाएगी और इधर से कम संपीड़न के कारण ये लंबाई कम हो जाएगी। तो ये हमको एक्चुअल स्थिति परिलक्षित होगी। तो ये डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन का कंसेप्ट हुआ। कहाँ मतलब ये क्या होते हैं। अब इसके बाद सिंपल शियर इन आरसीसी बीम। अब आरसीसी बीम में ये एक बी इसकी चौड़ाई है, क्रॉस ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये इसका रेनफोर्समेंट है टेंसाइल, ये न्यूट्रल एक्सिस है। और इसका जब हम शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारी प्योर कंक्रीट है, यहाँ से यहाँ न्यूट्रल एक्सिस तक यही केवल बल लेती है। तो इस कंक्रीट में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो पैराबोलिक होगा। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट करके ये पैराबोला के रूप में यहाँ तक आएगा और इसके बाद फिर ये भाग जो है टेंशन फोर्स लेता है, बिल्कुल नहीं लेता। सारा टेंशन फोर्स हमको स्टील के द्वारा वहन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये आकार जो है हमारा
रेक्टेंगुलर शेप में हो जाता है, यानी ये प्रतिबल फिर कांस्टेंट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, इसके बाद ये पैराबोलिक घटते हुए 0 तक हो जाती है। ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है एक्चुअली। अब जो हमने एक्चुअल डायग्राम ये यहाँ पर लिया है, तो इसी एक्चुअल डायग्राम के अनुसार हम टोटल फोर्स शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। टोटल शियर फोर्स इन बीम, बी इक्वल टू कैसे निकाला जाता है टोटल शियर फोर्स? एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, यानी प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल गुणे फलक की चौड़ाई, यानी जिस फलक पर यह कार्य कर रहा है इसकी चौड़ाई का गुणा कर देंगे। किसमें? इसका जो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, तो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया में इस फलक की चौड़ाई गुणा करते हैं तो ये शियर फोर्स की वैल्यू दे देता है। वही कंसेप्ट यहाँ लगाया हुआ है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक जो है एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम ये लिखा हुआ है पूरा, और ये फलक की चौड़ाई स्मॉल बी हो गई। अब ये एरिया निकाला कैसे गया? इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोलिक शेप में है और ये यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा रेक्टेंगल है। पैराबोलिक शेप में जो पार्ट है इसका एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2/3 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका 2/3 आधार यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये XU है, और ये ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी Q हमने मान ली। तो इस तरह से XU इंटू Q हो गया, प्लस इसका अब एरिया निकाल लो। इसका एरिया तो सिंपल हो गया, ये क्यू भुजा है और यहाँ से यहाँ तक D माइनस XU है, तो ये D माइनस XU इंटू Q। बस इन दोनों को सिंपल जोड़ा हमने, ये 2/3 XU है और यहाँ से जो है ये माइनस का XU आ जाएगा, Q तो दोनों में कॉमन है, तो जो माइनस का XU है ये 2/3 XU प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 1/3 XU बचेगा, यानी XU/3 बचेगा। तो हमारा फार्मूला बन गया D माइनस XU/3। बाकी Q भी बाहर बना रहेगा, B भी बाहर बना रहेगा यहाँ पर, तो Q इंटू B इंटू D माइनस XU/3, और D माइनस XU/3 को ही हम लीवर आर्म भी कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो QB इंटू Z हो गया, ये V बराबर। अब इसी फार्मूले में अगर हम Q का वैल्यू लिखना चाहें तो Q बराबर V/B इंटू Z, तो Q बराबर V/B इंटू Z। ये हमारा थ्योरेटिकली ये फार्मूला निकल करके आता है, लेकिन IS कोड ने जो है क्लास B5 के अंतर्गत इसमें करेक्शन किया है। और करेक्शन क्या किया है? इन्होंने कहा कि चूंकि ये पैराबोलिक डायग्राम है और ये हमने यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू Q यहाँ पर मानी है, हम इस Q को न लेकर के एक समान यानी इक्वल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। इक्वल शियर स्ट्रेस यानी एक ऐसा रेक्टेंगल एज्यूम कर लेते हैं जो जिसका क्षेत्रफल इसी के क्षेत्रफल के बराबर हो। जो एक्चुअल एरिया है इसका यहाँ जो हमने निकाला है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर का एक रेक्टेंगल ले लें, तो उस रेक्टेंगल की जो ये हॉरिजॉन्टल भुजा होगी यही हमारा एवरेज स्ट्रेस हो जाएगा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस हो जाएगा। इसी को नॉमिनल शियर स्ट्रेस टॉबी कहते हैं। तो टॉबी की जो डेफिनेशन वो ये है कि इसी के इक्विवेलेंट एक रेक्टेंगल जो कंसीडर किया गया है, यानी एवरेज स्ट्रेस जो कंसीडर की है, जो पूरी गहराई में समान रूप से कार्य कर रही है, यानी जितना ये प्रतिबल यहाँ पर है उतना ही सब जगह है, हर जगह समान वैल्यू मानते हुए हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस को एज्यूम किया हुआ है ये कोड की रिकमेंडेशन के अनुसार। तो टॉबी का मान जो है कैसे ज्ञात होगा? इसमें V/BD। अब वही चीज यहाँ पर देख लें, शियर फोर्स हमारा वही है और यहाँ पर इसका एरिया कितना है, पूरा गहराई तक Z की जगह ये D आ जाता है। तो इसमें इन दोनों का एरिया बराबर करते हुए भी हम यही चीज फार्मूला निकाल सकते हैं, V/ जो यहाँ B इंटू Z आता है इसमें, तो Z की जगह D आ जाता है। तो V/BD सिंपल फार्मूला है, ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू इस फार्मूले से ज्ञात हो जाती है। यहाँ ये दोनों एरिया बराबर हैं, ये हम बता चुके हैं। इसके बाद वर्टिकल स्टिरप्स जो डाले जाते हैं वो इनके एक्चुअली ये 1 लेग्ड है। अगर बहुत कम एक ही सरिया हो, नीचे ऊपर भी एक ही बार हो, छड़ हो, तो यहाँ पर 1 लेग्ड स्टिरप्स इस तरह से डाल देंगे। ये हमारा 2 लेग्ड है, 2 टांग का छल्ला है। सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है मोस्टली बीम में, और जब बहुत बड़ी आकार की बीम होती है तब फिर उससे ज़्यादा टांगों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर ये 2 लेग्ड हो गया, यानी वर्टिकल लेग्स की संख्या के आधार पर ही इसको 2 लेग्ड, 3 लेग्ड या 4 लेग्ड कहा जाता है। नंबर ऑफ वर्टिकल लेग अगर इसमें 2 हैं तो ये 2 लेग्ड कहलाएगा, नंबर ऑफ वर्टिकल लेग 4 हैं तो ये 4 लेग्ड कहलाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये 6 लेग्ड है। तो 6 लेग्ड में इसका जरा डालने का तरीका भी देख लें। जैसे ये इतनी छड़ें पड़ी हुई हैं तो इसमें एक छल्ला तो
यूं बनाया गया इन चार को बांधते हुए, एक छल्ला इन चार को बांधते हुए यहाँ पर ये बनाया गया, और एक छल्ला बीच वाले चार को बांधते हुए बनाया गया। इस तरीके से ये 3 छल्लों को मिला करके ये एक स्टेप्स कहलाएगा। ये यद्यपि एक्चुअल में यहाँ पर 3 छल्ले डाले गए हैं, एक छल्ला ये डाला गया है, एक छल्ला ये डाला गया है, एक छल्ला ये, चूंकि ये एक ही तल पर डाले गए हैं इसलिए ये एक ही स्टेप के गणना में शामिल होगा। और इस सब में टोटल लेग्स की संख्या 6 आती है, इसलिए ये 6 लेग्ड स्टेप्स कहलाएगा। इसके बाद डिजाइन ऑफ वर्टिकल स्टेप्स। वर्टिकल स्टेप्स के डिजाइन से मतलब यहाँ पर है इसका स्पेसिंग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके पीछे थ्योरी क्या है। यहाँ पर देखिए किनारे पर हमको मालूम है कि कॉर्नर से 45 डिग्री पर ही जो है क्रैक का एंगल बनता है, और इसी जब क्रैक हमारा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है तो इस क्रैक को रोकने के लिए जो वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्रैक के से होकर के जाने वाले वर्टिकल स्टेप्स जितने भी हैं उन्हीं को हमें डिजाइन करना है कि कितने डालने चाहिए और कितने अंतराल पर डालने चाहिए। इसी काम को ही हम डिजाइन ऑफ वर्टिकल स्टेप्स बोलते हैं। तो ये हमारी जो 45 डिग्री पर है, इसके कारण इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ के बराबर ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की दूरी कंसीडर की जाती है आईएस कोड के नए रूल के अनुसार। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जेड के स्थान पर अब डी कंसीडर करेंगे, यानी डी दूरी में कितने छल्ले डाले जाएंगे। मान लीजिए 2 छल्लों के बीच का अंतराल स्मॉल एस है, तो ये पूरे छल्लों के द्वारा कुल कितना शियर फोर्स वहन किया जाएगा उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। तो जो टोटल शियर फोर्स हो गया, एक छल्ले की सामर्थ्य यहां से निकाल दीजिए, एक छल्ले की सामर्थ्य यहां से निकाल दीजिए। वो कैसे निकालेंगे, एक छल्ले में अधिकतम प्रतिबल 0.87 FY होगा और ASB एक छल्ले का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो जो एक छल्ले का क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है अगर ये 2 लेग्ड है तो 2 टांगों का क्षेत्रफल जो है वो ASB कहलाएगा। तो इस तरीके से 0.87 FY ये एक छल्ले की सामर्थ्य हो गई। इसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं यहाँ पर, तो डी दूरी में कुल दूरी डी है और एस अंतराल पर प्रत्येक छल्ला पड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर डी में एस का भाग लगा दें तो छल्लों की संख्या यहाँ से ज्ञात हो जाती है। तो डी बटे एस बी, इसका भाग लगा के ये छल्लों की संख्या हो गई। बस इसी फार्मूले के द्वारा हम आगे क्या करते हैं, एस बी को यहाँ लिख लेते हैं और बी यू एस को जो है यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला बन जाता है एस बी इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASB इंटू डी अपॉन बी यू एस। तो इस तरह से ये हमारा स्पेसिंग ज्ञात करने के लिए फार्मूला बन जाता है। सिंपल कंसेप्ट है, नंबर एक छल्ले की सामर्थ्य गुणे छल्लों की संख्या बराबर टोटल शियर फोर्स की होती है। बस इसी आधार से स्पेसिंग का फार्मूला ज्ञात हो जाता है। इसके बाद मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, इसको हम आगे बताते हैं। इसके बाद डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट स्टार्ट होता है। इसमें पहला स्टेप है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, अभी हमने फार्मूला बता चुके हैं, टॉ बी इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। यहाँ पर वी यू बटे बी डी लिखा था, वी यू यहाँ पर वही डिजाइन शियर फोर्स है। तो डिजाइन शियर फोर्स है, लिमिट स्टेट में वी के स्थान पर वी यू ही लिखा जाएगा, तो वी यू बटे बी डी। ये तो टॉ बी नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो गई और ये क्लास 40.1 कोड में दिया हुआ है इसका उल्लेख। इसके बाद परमिसिबल शियर स्ट्रेस टॉसी की वैल्यू जो है ये हमको ज्ञात करनी होती है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस टॉसी की वैल्यू जो है ये हमारे इसके लिए क्लास 40.2.1 में टेबल 19 है आईएस कोड में और वो पेज 73 पर है। वहां पर एक टेबल बनी हुई है टेबल 19, उसमें परमिसिबल शियर स्ट्रेस टॉसी की वैल्यू दी गई हैं। और शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बीम के अंदर टेंशन जोन में कुल कितना स्टील पड़ा हुआ है, उस स्टील का जो है परसेंटेज हमको निकालना होता है। तो एरिया ऑफ स्टील बटे बी डी इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ से ज्ञात हो जाता है। जब परसेंटेज ऑफ स्टील हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसी की मदद से उस तालिका की सहायता से हम टॉसी की वैल्यू देख लेते हैं। तो ये हम टॉसी की टेबल देखते हैं। ये टॉसी की टेबल है, टेबल 19 है और इसमें पहले कॉलम में ये हमारे परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू दे रखी है। स्टार्ट किया है इन्होंने 0.15 से लेकर के फिर 0.25, 0.50, यानी 0.25 के डिफरेंस में ये टेबल बनी हुई है 3.0 तक।
इसके बाद यहाँ पर ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट दिए हैं डिफरेंट ग्रेड के लिए। जिस ग्रेड की आपने कंक्रीट यूज की गई हो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो स्टील निकल के आया 1.25 और हमने ग्रेड यूज किया है M20 का, तो टॉसी की वैल्यू जो है 0.67 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक भिन्नता भी आती है। मान लीजिए परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा 1.15% निकल के आया है। हमने यहाँ पर जब देखा कि 1.15% हमारी टेबल में है कि नहीं है, तो ये 1 की वैल्यू है और 1.25 की वैल्यू है। 1.15 इनके बीच में संख्या आती है और इसमें इसका मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 पर जो वैल्यू है इसमें 0.62 है और 1.25 पर वैल्यू है 0.67। तो एक चीज पहले तो मौखिक रूप से देखिए कि 1.15 पर जो है जो हमारी टॉसी की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा है। ज़्यादा होने पर इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो जब ये परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा है तो 0.62 से ज़्यादा वैल्यू होगी। इसलिए टॉसी बराबर 0.62 लिखिए पहले, जो लोएस्ट वैल्यू है, और लोएस्ट में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। प्लस चिन्ह लगा के अब कितना ज़्यादा है बस इसी को समझ लीजिए एक बार। इंटरपोलेशन मेथड हमेशा के लिए समझ जाएंगे। कितना ज़्यादा है ये तुमको निकालना है। पहले यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस है 0.25 का और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 0.05 का। इसमें से घटा देंगे तो 0.05 का, तो 0.25 में डिफरेंस है इतने का। तुम्हारा डिफरेंस है कितना, 0.15 का है। 1.00 और 1.15 में कितने डिफरेंस है, 0.15 का। तो 0.15 के लिए वैल्यू एक एक नियम से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही देखिए ये है 1.25 माइनस 1 और ये है 0.67 माइनस 0.62, यानी ये वाला डिफरेंस बटे ये डिफरेंस गुणे जो एक्चुअल वैल्यू तुम्हारी है 1.15 वो यहाँ पर ले लीजिए। 1.15 माइनस 1 पर इसको सिंपली सॉल्व करें। सॉल्व करने से हमारा ये 0.65 आ गया। वैसे भी फिजिकली भी देख लें 62 से ज़्यादा होना चाहिए था और 67 हमारा इससे कम रहना चाहिए। तो हमारी वैल्यू जो आई है 0.65 आई है। इसका मतलब ये कैलकुलेशन सही है। तो इस तरीके से हम टॉसी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो टॉसी की वैल्यू ज्ञात कर लेने के बाद ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन स्लैब। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, स्लैब में भी हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। तो कोड के अनुसार वहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस है स्लैब के लिए, उसका मान K टाइम्स टॉसी के बराबर दिया जाता है। टॉसी हमारा पिछली तालिका 19 से हम देखते हैं, बस K का गुणा और कर देते हैं, जहाँ पर K का मान नीचे अलग से तालिका में दिए हुए हैं। तो K की वैल्यू के लिए ये भी आइस कोड में जो है इनकी वैल्यू दी गई है। ये हमारी स्लैब की मोटाई पर डिपेंड कर रहा है। स्लैब की मोटाई 300 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा है तो K का मान 1 होता है। 275 मिलीमीटर है मोटाई तो 1.05 होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से घटते हुए 150 मिलीमीटर है तो 1.13 होता है। तो डिफरेंट थिकनेस ऑफ स्लैब पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ K जो है ये दिया हुआ है। तो K का मान देख करके स्लैब के लिए, हालांकि यहाँ हम अभी स्लैब का क्वेश्चन नहीं डिजाइन करने जा रहे हैं, वो स्लैब के चैप्टर में अलग से होगा। लेकिन जो रूल है परमिसिबल शियर स्ट्रेस के बारे में उसका उल्लेख मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है। और अगला इसके बाद आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉसी मैक्सिमम। टॉसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मैक्सिमम टॉसी की वैल्यू जो है अलग से तालिका में दे रखी है। ये टेबल 20 है आईएस कोड की और ये पेज 73 पर ही है। तो पेज 73 पर टेबल 20 को आप देखेंगे तो उसमें टॉसी की मैक्सिमम वैल्यू जो है ये दी जाएगी। हर ग्रेड के लिए अलग अलग है। M15 के लिए ये है, M20 के लिए ये है, इस तरह से ये सारी वैल्यूज है। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान कर लें कि ये जो टेबल्स हैं ये सारी लिमिट स्टेट मेथड के अंतर्गत हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी WSM की तालिकाएं अलग हैं, लिमिट स्टेट मेथड की तालिकाएं अलग हैं। दोनों तालिकाओं में की वैल्यूज भिन्न भिन्न हैं। कभी ऐसी गलती ना करें कि WSM वाली तालिका इसमें लिमिट स्टेट में लगा दें या लिमिट स्टेट वाली तालिका वहां पर लगा दें। तो ये हम सब जो बता रहे हैं ये लिमिट स्टेट मेथड की तालिकाओं का ही उल्लेख कर रहे हैं। कोड में यही तालिकाएं जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की भी दी हुई हैं, जिनको वर्किंग स्ट्रेस मेथड
समझना है वो उन तालिकाओं का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी इनको हल करने का रूल या नियम वही होता है। तो टॉसी मैक्सिमम ज्ञात कर लेने के बाद हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है ये क्लास 40.3 में दिया हुआ है पेज 72 पर, और उसी क्लास में ये उल्लेख है कि 26.516 के अनुसार जो है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो जो फार्मूला दिया हुआ है वो 26.516 क्लॉज में दिया हुआ है और बाकी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है 40.3 में। तो अलग अलग देख लें। 40.3 में क्या कंडीशन दी है कि अगर टॉबी का मान टॉसी से कम हो। अभी आपने सबसे पहले टॉबी का मान निकाला था यहाँ पर और यहाँ से तालिका से टॉसी की वैल्यू निकाली। जब ये दोनों निकाल लिए तो इसके बाद इनको कंपेयर किया। कंपेयर करने पर हमने ये पाया कि टॉबी का मान जो है टॉसी से कम है। तो टॉबी का मान टॉसी से कम होने पर अब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का प्रोविजन को प्रोवाइड करेंगे, यानी इसके कम होने पर ही ये मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट तो देना जरूरी होता है। तो ये अवश्य डालेंगे भले ही टॉबी का मान टॉसी से कम हो। ये 40.3 में कहा गया है। लेकिन 26.516 में जो उल्लेख है कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट होता कितना है, यानी इसका फार्मूला दिया हुआ है। इसका फार्मूला यहां देख लें। जो कोड में फार्मूला दिया है वो इस तरह से दिया है, ASB बटे BSB मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 बटे 0.87 FY। इस फार्मूले को हम ट्रांसफर करके अगर हम SB की वैल्यू लिखना चाहें तो SB को हमने इधर लिख लिया, बाकी सारे पद इस तरह ट्रांसफर कर लिए। तो 0.87 FY ये इधर चला जाएगा, 0.87 FY इंटू ASB ये हो जाएगा और बटे इसमें 0.4 नीचे आ जाएगा और B बना रहेगा तो 0.4B ये वैल्यू आई। ये एसबी चूंकि इधर आ गया तो इसका ये सिंबल भी चेंज हो गया। तो ASB मस्ट बी यानी SB मस्ट बी, SB का मतलब है स्पेसिंग ऑफ द स्टिरप्स। तो स्पेसिंग ऑफ द स्टिरप्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.87 FY ASB अपॉन 0.4 B। ये मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए अंतराल ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी इतना शियर रेनफोर्समेंट हमें अवश्य डालना चाहिए। तो यहां पर जो है इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की वैल्यू तो ये है, लेकिन उसी में एक नीचे कंडीशन लगी हुई है, उसको और देख ले कि अगर टॉबी का मान टॉसी के आधे से कम हो, टॉबी का मान टॉसी के आधे से कम हो अथवा माइनर इंपॉर्टेंस का कोई मेंबर हो। माइनर इंपॉर्टेंस के मेंबर कैसे होते हैं, जैसे लिंटर, बीम तो इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, जो लिंटल यानी हल्के मेंबर होते हैं उनको हम कह सकते हैं माइनर इंपॉर्टेंस। तो फॉर एग्जांपल लिंटल हो गया, तो लिंटल के केस में अथवा टॉबी का मान टॉसी से के आधे से कम हो, उस केस में मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं होती, यानी तब हमको ये मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट नहीं देना होगा। अब हम इसी चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ टॉबी एंड टॉसी। इसका कंपैरिजन करने पर पहली कंडीशन को ध्यान से देखें। इसमें लिखा है टॉबी का मान टॉसी के आधे से कम हो, इज लेस देन टॉसी बाई 2, देन नो शियर रेनफोर्समेंट। तब इसमें किसी भी प्रकार के शियर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई छल्ले नहीं डालने हैं, ना कोई बार बेंटअप करनी है। सेकंड केस है, अगर टॉबी का मान टॉसी के आधे से ज्यादा हो। देखो यहां इस तरह से लिख दिया है टॉसी बाई 2 इज लेस देन टॉबी, इसका मतलब टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी बाई 2। तो यानी टॉबी की वैल्यू जो है टॉसी के आधे से ज्यादा हो लेकिन टॉसी से कम हो। तो अब यहां पर जब ये कंडीशन आती है कि टॉसी से तो कम है लेकिन टॉसी के आधे से ज्यादा है टॉबी की वैल्यू, उस केस में मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा, जिसके लिए फार्मूला यहां पर दिया हुआ है। तो उस केस में मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी यहां से आप छल्ले का स्पेसिंग निकाल लीजिए और उतने ही स्पेसिंग पर छल्ले डाल दीजिए, वही हमारा मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर टॉबी का मान टॉसी से ज्यादा हो, इफ टॉसी इज लेस देन टॉबी, अर्थात इसको कह सकते हैं टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी, यानी टॉबी का मान टॉसी से बड़ा हो और टॉसी मैक्सिमम से कम हो। टॉसी मैक्सिमम से कम हो, टॉसी से ज्यादा हो तथा टॉसी मैक्सिमम से कम हो, इन दोनों के बीच में जब इसकी वैल्यू हो, उस केस में जनरल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है।
यानी जनरल शियर रेनफोर्समेंट जो है इसका डिजाइन आपको करना होता है। अब डिजाइन का स्टेप आगे बताएंगे कि कैसे इसको डिजाइन करना है। कंडीशन देख लें। चौथी कंडीशन है इफ टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी मैक्सिमम। अगर टॉबी का मान टॉसी मैक्सिमम से भी बड़ा हो जाए तो कोड कहता है कि सेक्शन को दोबारा डिजाइन करें। ये कंडीशन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है, तो इसका मान कभी भी इससे ज्यादा नहीं होने देना चाहिए। इसे रोकने के लिए यानी टॉबी का मान टॉसी के मैक्सिमम से कम करने के लिए हमको बड़ा सेक्शन डिजाइन करना पड़ता है। जब बीम के साइज हम बढ़ा लेंगे तो उसमें ये टॉबी की वैल्यू घट जाएगी, इतनी घट जाएगी कि वो टॉसी मैक्सिमम से कम हो जाए। तो रीडिजाइन द सेक्शन, ये चौथी कंडीशन है। तो इस तरह से कुल 4 कंडीशन कंपेरिजन से हमको प्राप्त होती हैं। अब इन चारों कंडीशन के सॉल्यूशन देख लें। केस 1 में तो नो शियर एनफोर्समेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं डिजाइन करने की। केस सेकंड में मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का डायरेक्ट फार्मूला कोड के द्वारा दिया हुआ है। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट वाले फार्मूले से एसबी बराबर 0.87 FY ASB अपॉन 0.4 B, यानी इसी फार्मूले से ये स्पेसिंग की गणना हम कर लेते हैं और इसी स्पेसिंग पर छल्ले डाल देते हैं। यहां पर एएसबी के बारे में देख ले। एएसबी क्या होता है कि एक छल्ले की सभी टांगों का क्षेत्रफल होता है। जैसे ये 2 लेग्ड स्टिरअप्स अगर आपने डाला है तो 2 टांगों का एरिया यहां पर लिया जाएगा और छल्ले का व्यास स्वेच्छा से स्वयं पहले ही मान लिया जाता है और छल्ले का व्यास मोस्टली 6 mm या 6 mm या 8 mm माना जाता है। बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर हो तब 10 mm भी ले सकते हैं, लेकिन 6 mm या 8 mm ही इन मोस्ट केसेस इसका एरिया एज्यूम कर लिया जाता है और बाकी फिर स्पेसिंग हम गणना में निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये 2 केस तो ये हो गए। 2 केस के बाद अगला केस देखिए, केस 3। जनरल शियर एनफोर्समेंट कंडीशन क्या थी कि टॉबी का मान टॉसी से अधिक है और टॉसी मैक्सिमम से कम है। तो इस केस में सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, पहले बीम की अपनी सामर्थ्य निकाल लो विदाउट शियर एनफोर्समेंट, जिसमें कोई छल्ले नहीं पड़े हैं, केवल सरिया पड़ा है और कंक्रीट है। सरिया कौन सा? बॉटम वाला स्टील पड़ा हुआ है, यानी टेंसाइल स्टील पड़ा हुआ है और कंक्रीट है। तो इसकी अपनी निजी सामर्थ्य कितनी होगी बीम की, वो हम VUC, इसके लिए ये सिंबल हालांकि कोड में नहीं है, लेकिन ये अपनी सुविधा के लिए हमने एज्यूम कर लिया है। कोड ने डायरेक्ट उसकी सामर्थ्य को ऐसे टॉसी BD करके लिखा हुआ है। तो यहां पर हम VUC इसका सिंबल एज्यूम कर ले रहे हैं। तो VUC, क्योंकि VC हमने वर्किंग स्ट्रेस में इसको एज्यूम कर रखा है, तो यहां पर VUC जो है ये लिमिट स्टेट मेथड में इसका सिंबल मान लिया। तो VUC बराबर जो है यानी बीम की अपनी सामर्थ्य कैसे होगी, इसकी जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है टॉसी जो टेबल से देखते हैं वो गुणे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम, इसका गुणा करके ये हमारी सामर्थ्य निकल आती है। तो ये बीम की अपनी सामर्थ्य होगी। इतना शियर फोर्स तो बीम स्वयं ही ले लेगी, हमें कोई अतिरिक्त छल्ले की या अतिरिक्त रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद शियर फोर्स फॉर विच शियर रेनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन, वो शियर फोर्स जिसके लिए शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन आवश्यक है या जिसके लिए डिजाइन करना है। अर्थात ऐसे मान के चलें, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन का मैक्सिमम शियर फोर्स आया, जिसमें बीम की स्ट्रेंथ अपनी 40 किलो न्यूटन है, ये वैल्यू जो है 40 किलो न्यूटन आई, तो वो अतिरिक्त बल यानी अतिरिक्त बल कितना हो गया, 100 में से 40 घटा दो तो कितना निकल आया 60, तो वो 60 किलो न्यूटन ही द शियर फोर्स फॉर विच शियर एनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन, वो शियर फोर्स जिसके लिए शियर फोर्स का डिजाइन करना है, वो टोटल शियर फोर्स, इसको VUS से रिप्रेजेंट करेंगे और VU में से VU ये टोटल शियर फोर्स है 100 किलो न्यूटन के स्थान पर, तो ये VU हो गया, VU माइनस VUC। अब ये इसको घटा देने से हमारा बचा हुआ शियर एनफोर्समेंट आ गया VUS और इसको हम VUC की वैल्यू रख दी तो VU माइनस टॉसी BD। तो इससे हम VUS की गणना कर लेते हैं। अब इसी शियर फोर्स के लिए शियर एनफोर्समेंट डिजाइन करना। अब सवाल यह है कि शियर एनफोर्समेंट जो डिजाइन किया जाता है वो 2 तरह का होता है। एक मेथड में वर्टिकल स्टिरप्स केबल डाले जाते हैं और दूसरे मेथड में वर्टिकल स्टिरप्स के साथ साथ बेंट अप बार्स भी डाल दी जाती हैं। तो वर्टिकल स्टिरप्स, अब पहला कंडीशन ले लें केस 1, जिसमें केवल वर्टिकल स्टिरप्स ही डाले गए हों। जब केवल वर्टिकल स्टिरप्स डाले गए हों तो हमारे पास शियर एनफोर्समेंट कितना था, ये था VUS, इसी के लिए हमको स्टिरप्स डालने थे। तो इसी बल के लिए छल्लों का अंतराल निकाल लो। छल्लों के अंतराल का फार्मूला आप पहले निकाल चुके हैं। यहां पर देखिए स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स SUB
एस बी, तो ये एस बी बराबर 0.87 एफ वाई एस बी डी अपॉन बी यू एस। तो ये फार्मूला पीछे भी आप देख चुके हैं। तो ये स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स का फार्मूला है, उसके द्वारा हम स्पेसिंग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ छल्लों की सभी टांगों का क्षेत्रफल रखा जाएगा, ये इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ पर, और ये टोटल शियर फोर्स जो भी ऊपर गणना की थी, जिसके लिए शियर फोर्स में गणना करनी है, ये एफ वाई की वैल्यू है। ये जो हम स्ट्रिप्स डाल लेंगे उस स्ट्रिप्स की अपनी सामर्थ्य है, यील्ड स्ट्रेस। अब सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस सिंपल है। सेकंड केस में अगर हमको बेंट अप बार्स भी डालनी है तो क्या करते हैं हम, पहले जो बेंट अप बार्स डाली जाती हैं या तो एक या दो छड़ें मोड़ी जाती हैं, आप भी जानते हैं। तो जो मोड़ी गई छड़ें हैं उन्हीं की पहले सामर्थ्य निकाल लो कि वो कितना बल ले रही हैं। तो जो बेंट अप बार्स की सामर्थ्य है उसके लिए जो फार्मूला है एक छड़ की अपनी सामर्थ्य 0.87 एफ वाई, ये तो छड़ की अपनी एक छड़ की सामर्थ्य होती है 0.87 एफ वाई प्रतिबल होता है, और ये इसका एक छड़ एरिया है। जितनी मान लो दो छड़ें मोड़ी गई तो दो छड़ों का एरिया हो गया, एक छड़ मोड़ी गई तो एक छड़ का एरिया हो गया, यानी मोड़ी गई सभी छड़ों का एरिया यहाँ पर एस बी है, और उसके प्रतिबल का गुणा कर दिया तो वो मोड़ी गई छड़ों का यानी बेंट अप बार्स की ये सामर्थ्य हो गई। तो बेंट अप बार्स की ये सामर्थ्य हो गई इंटू ये चूंकि 45 के कोण पर मोड़ी जाती हैं तो ये साइन अल्फा का वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर इन मोस्ट केसेस ये एंगल 45 डिग्री रखा जाता है, तो साइन 45 की वैल्यू 0.707 होती है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 0.707 रखते हुए हम यहाँ से बेंट अप बार्स के द्वारा लिया गया बल यहाँ पर निकाल लेते हैं वी यू बी। जब बेंट अप बार्स के द्वारा लिया गया बल हमने ये निकाल लिया, अब अतिरिक्त बल कितना, यानी जो शियर फोर्स था पहले वी यू एस, उसमें से वी यू बी इतना छड़ों ने ले लिया, नत छड़ों ने ले लिया, बाकी जितना बल बच रहा उसके लिए छल्ले डाल दिए जाएंगे, सीधा प्रिंसिपल है। तो अब इसमें ये तो बेंट अप बार्स हो गई। एक बेंट अप बार्स के लिए यहाँ पर बेंट अप बार्स के बारे में एक फार्मूले का उल्लेख और हम संक्षेप में कर दे रहे हैं कि कभी कभी ये छड़ें जो हैं बेंट अप की जाती हैं वो किसी एक तल पर बेंट अप न करके कई अलग अलग भिन्न भिन्न तलों पर बेंट अप की जाती है। जैसे एक छड़ यहाँ पर बेंट अप कर दी, एक छड़ यहाँ से बेंट कर दी, एक छड़ यहाँ से बेंट कर दी, इसी तरीके से इधर से एक छड़ यहाँ बेंट कर दी, एक यहाँ बेंट कर दी, एक यहाँ, ऐसे जाल बनाते हुए चले आ रहे हैं। तो जब इस तरह का सिस्टम हो अथवा ये स्टेप्स हों, ये इंक्लाइंड पोजीशन में डाले गए हों, इन दोनों के लिए तो ये इंक्लाइंड ये इस सिस्टम में डाली गई बेंट अप बार्स की स्ट्रेंथ या इस सिस्टम में डाले गए ये स्टेप्स का बेंट अप स्टेप्स का की स्ट्रेंथ, इनके लिए कोड ने एक फार्मूला दे रखा है, उसको देख लें। 0.87 एफ बाई फार्मूला लगभग सिमिलर है, 0.87 एफ बाई एस बी डी अपॉन एस बी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहाँ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो गया मल्टीप्लाइड पे। तो ये कोड में दिया हुआ फार्मूला है। तब हम इन नत छड़ों के द्वारा अथवा नत छड़ों के द्वारा जो लिया गया बल है उसकी वैल्यू इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मोस्टली डिप्लोमा लेवल पर तो नहीं आता है, लेकिन बाकी इंजीनियरिंग लेवल में इनका यूज होता है। अब आगे देखिए, नाउ द शियर फोर्स फॉर विच शियर एनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन। अब बचा हुआ शियर एनफोर्समेंट कितना है, ये वी यू एस में से वी यू बी घटा दो, यानी वी यू एस तो कुल शियर फोर्स था और ये हमारा वी यू बी जो है ये नत छड़ों के द्वारा लिया गया बल है। इसमें से इसको जब हम घटा देंगे तो बचा हुआ शियर फोर्स वी यू डैश एस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी जगह एक चीज देख लें, आइस कोड ने एक प्रतिबंध लगाया है कि वी यू बी यानी नत छड़ों की सामर्थ्य, नत छड़ों के द्वारा लिया गया बल कुल शियर फोर्स का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसको समझ लें, नत छड़ों के द्वारा लिया गया, दूसरे शब्दों में यूं भी कहें कि नत छड़ों पर कुल कर्तन बल के आधे से ज्यादा बल ट्रांसफर नहीं होता, इसको ऐसे भी कह सकते। तो इसका आधे से ज्यादा बल इस पे जा ही नहीं सकता। तो एक तो ये तो हमने इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ निकाल ली ऊपर फार्मूले से। अब हमने ये भी चेक किया कि ये इसके आधा कितना है वी यू एस का, तो यहां से इसका आधा निकाला तो ये वी यू एस का हाफ हुआ। अब हमने देखा कि ये वी यू एस का हाफ, इससे ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता। अब अगर इसको वैल्यू जो फार्मूले से निकल के आई है वो अगर इसके आधे से ज्यादा है तब हम यही वाली लेंगे, यानी जो दोनों में कम है वही ली जाएगी। अगर इसके आधे से ये वाला कम है
तो ये लिया जाएगा। तो इन दोनों में से ये ध्यान रखें, ये है नथ छड़ों की एक्चुअल स्ट्रेंथ और ये इस बल का हाफ। इन दोनों में जो कम हो वही नथ छड़ों की सामर्थ्य ली जाती है और उसी को लेकर के फिर हम बची हुई सामर्थ्य निकाल लेंगे। तो ये तो एक इसके केस में हो गया नथ छड़ों के बारे में। अब जब हमने इसको तय कर लिया कि ये है इतना है, इसको हम चाहें तो साथ ही साथ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लें। मान लीजिए VUS 500 किलो न्यूटन है और VUB नथ छड़ों की सामर्थ्य 200 किलो न्यूटन है और मैक्सिमम UB कितना हो सकता है, VUS का आधा हो सकता है। तो VUS 500 है, इसका आधा कितना हुआ 250। ये 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये इसकी मैक्सिमम। अब हमने कहा था कि इसमें से और इसकी वास्तविक सामर्थ्य में जो कम हो, कम कितना है 200। तो इसका मतलब नथ छड़ों की सामर्थ्य जो है VUB ये 200 ही प्रयोग की जाएगी। तो अब जो है V'(U) बराबर जो है ये 500 में से 200 ही घटाया जाएगा। दूसरे केस में ये मान लो 500 है और VUB की वैल्यू मान लो 300 निकल के आई। इधर VUS का आधा जो है ये 250 है। तो इसमें इसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, ये हाफ वाला कम है। तो इन दोनों में जो कम है वही लिया जाएगा। तो VUB की वैल्यू 250 ही रखी जाएगी। इसीलिए VUS माइनस VUB जब घटाएंगे तो 500 में से 250 घटा के जो भी बचेगा वो 250 किलो न्यूटन। ये तो हमारी VUS' की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा हो गया फाइंड द स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स बाय रिले। इसके बाद जब हमने VU'(S) की वैल्यू निकाल ली तो सिंपली उसी फार्मूले से स्पेसिंग हम यहाँ गणना कर लेते हैं। स्पेसिंग 0.87 FY ASB इंटू D बटे V'(U)। बस VUS की जगह पर V'(US) यानी ये वाला आ गया। तो ये पद हमारा वही है जो कि ऊपर प्रयोग किया गया। तो इस तरह से ये स्पेसिंग निकल आती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा नहीं होती। यानी हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, कोड कहता है कि बेंट अप बार्स और स्टिरअप्स का ग्रेड 415 से ऊपर का नहीं लेना चाहिए। इसकी जब वैल्यू 415 से अधिक नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि जो स्टिरअप्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो 415 FE 415 ग्रेड से ऊपर के नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। और यही रूल बेंट अप बार्स के लिए भी है। तो ये आईएस कोड की प्रोविजन है, इसको हम ध्यान में। अब इसके बाद ये अभी तक आपने स्पेसिंग निकाल ली, चाहे केवल छल्ले प्रयोग किए गए हों अथवा बेंट अप बार्स के साथ छल्ले प्रयोग किए गए। दोनों अवस्थाओं में जो छल्लों का अंतराल निकल के आता है, दोनों अवस्थाओं में जो छल्लों का अंतराल निकल करके आता है उसके बारे में कोड ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं और वो कंडीशंस आप देख लें। द स्पेसिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिजाइन ऑफ वर्टिकल शियर स्टिरअप्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो स्पेसिंग है उसका मान निम्न में जो कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। निम्न में कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं? 0.75 D, जहां पर D इफेक्टिव डेप्थ है 300 मिलीमीटर, ये 300 मिलीमीटर है। तो इन दोनों में से जो कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि ये अगर ये जो डिजाइन किया हुआ स्टिरअप्स है, ये छल्ले हैं, स्टिरअप्स हैं, अगर ये मिनिमम शियर एनफोर्समेंट से कम है तो इससे कम तो हम रख ही नहीं सकते। इसलिए हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं कि हम ये तीन स्पेसिंग निकाल लें। एक तो डिजाइन की हुई स्पेसिंग, यहाँ पर हमने ऊपर फार्मूले से ज्ञात हुई है SB की वैल्यू, यानी SB हमको यहाँ से पीछे से कैलकुलेट हो करके हम ले आए। एक वैल्यू तो ये रख ली, इसका मान के लिए ही ये कंडीशन लगाई है। इनको इन तीन में से इसका मान किसी से भी जो है अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक तो 0.75 D निकाल लो, 300 मिलीमीटर निकाल लो और ये इस SB की वैल्यू कैलकुलेट कर। इन तीनों में से ये देखो कि कम कौन सा है। मान लीजिए ये सबसे कम है तो इसका मान इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये रूल है। यानी जो तीनों में कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि इन किसी से भी अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात इन तीनों में जो कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसको चेक करते हुए जो इन सब में मिनिमम हो वही रखा जाए।
यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये स्पेसिंग इन तीनों से कम है तो ये वाला रखा जाएगा, अगर ये बड़ा है और कम वाला यहां पर है तो जो कम है, यानी इन चारों में से जो सबसे कम है वही स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है। ये रूल है इनके बारे में। यहां पर है स्टिरप्स अगर इंक्लाइन पोजीशन में डाले गए हो, हमने फिगर में पीछे बताया था, तब यहां पर 0.75 डी के स्थान पर डी है, बाकी ये 300 मिलीमीटर है और ये एस बी वही है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट वाला। केवल इतना चेंज है कि 0.75 डी के स्थान पर डी लिया जाता है अगर स्टिरप्स इंक्लाइंड पोजीशन में प्रोवाइड किए गए हों। तो ये हमारा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हुआ शियर एनफोर्समेंट का।